दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपके दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारी आज की मेहमान हैं तेजल व्यास जी। और इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं रूपाली जी और हमारे वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साक्षात्कार की श्रृंखला में। तो दोस्तों आइए सुनते हैं तेजल व्यास से की गई ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कांतिलाल बरलोटा और तेजल व्यास जो कि मुंबई की निवासी है, हम उनसे आज बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ रूपाली जी और कविता जी हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर है। तो तेजल व्यास जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं अपने इस साक्षात्कार की श्रृंखला के इस स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रूपाली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कविता जी, आपका भी स्वागत करता हूँ मैं। सभी को मेरी ओर से नमस्कार और तेजल जी आपका वेलकम इस श्रृंखला में। बहुत शुक्रिया। तो आइए बातों का सिलसिला हम शुरू करें। रूपाली जी, आप ही शुरू कीजिए। तेजल जी, आप मुझे बताइए आपके संपूर्ण संगीत के सफर के बारे में, क्योंकि मैंने देखा है, मतलब हमने कई सारे शोज इकट्ठे किए हैं, तो मैंने देखा है कि काफी सारे थिएटर में जिस तरह से आपका गाना होता है और जो वंस मोर आपको मिलते हैं, लगभग काफी सारे सॉन्ग्स में वंस मोर ले लेती हैं आप। तो ये कामयाबी आपको कैसे मिली, इसके पीछे क्या है? रूपाली जी, माफी चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। सबसे पहले हम तेजल के बचपन के बारे में जान लें तो कैसा रहेगा? हाँ, आप पूछिए सर। जी, ये भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ बिल्कुल। दोनों सवाल एक साथ चल रहे हैं हमारे। हम आपके पहले बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बाद रूपाली जी का सवाल आप बताइएगा। दोनों एक साथ चलेगा ये। चलिए। मैं बचपन में करीब 3-4 साल की रही होंगी, मैंने गाना स्टार्ट किया था। मतलब घर में जो कैसेट्स बजते थे भजन के, उसमें से सुन के मैंने अपना गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते मैंने स्कूल ज्वाइन की, पढ़ाई, प्राथमिक पढ़ाई जो जिसे कहते हैं, और वहाँ पे मेरे गाने की करियर की शुरुआत हुई। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके मुझे तालीम दी जाने लगी गाने की, और वहाँ से ही स्टेज परफॉर्मेंस की बात मेरे सामने आ गई। तो उस वक्त तो खैर एक मिनट तेजल जी, आप बचपन से ही दृष्टिबाधित है ना? जी हाँ, मैं बचपन से दृष्टिबाधित हूँ। या आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो खैर वो स्कूल की जो तालीम होती है तो वो तो हमें टीचर जिस तरह से सिखाते हैं उस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता गया। और फिर उस वक्त तो खैर मुझे परफॉर्मेंस करने की इतनी आत्मविश्वास मुझ में नहीं था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती गई। और जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया एसएससी के बाद, तो हमें एक इंस्टीट्यूट की सहायता से हमें गुरुजी मिल गए जिन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और उनकी सहायता से ही मैं परफॉर्मेंस में आत्मविश्वास पाने में कामयाब हो गई। जैसे कि परफॉर्मेंस हेल्दी कैसे होना चाहिए, ऑडियंस से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, और ऐसी कई सारी जानकारियां हैं जो मैंने स्कूली शिक्षा में नहीं पाई थी। वो सारी जानकारियां मैंने उनसे सीखी और आगे बढ़ने का मौका भी उन्होंने खूब दिया मुझे। आपके गुरुजी कौन हैं? मेरे गुरुजी है अरविंद मुखेड़कर जी, बहुत ही नामी संगीतकार और म्यूजिक अरेंजर, सिंगर और
वो वैसे अपने आप में वो बहुत अच्छे हैं और उनका जो लगाव है हमारे साथ, उसी की वजह से आज हम कुछ मुकाम हासिल कर सके हैं। जी 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 जी। हाँ आप। हेलो। हाँ 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 तेजल जी, आप हमें बताइए कि मतलब आपके घर में कैसा माहौल, मतलब आपने ये जब डिसाइड किया कि म्यूजिक करेंगी और एमए करेंगे म्यूजिक में, तो घर में क्या कैसे आपको प्रोत्साहन मिला या क्या करोगे म्यूजिक में पढ़ाई करके, ऐसे था? ये भी हम जानना चाहेंगे। नहीं, बचपन से ही मेरे घर में तो पता था कि मैं गा सकती हूँ और उन्होंने पहचान ही लिया था वैसे। तो घर में मुझे म्यूजिक की पढ़ाई के लिए कोई ऐसा ये नहीं कहा गया कि म्यूजिक में कुछ करियर नहीं है, आप मत करो म्यूजिक में पढ़ाई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे घर में। और इसीलिए तो मैंने म्यूजिक में ही अपनी शिक्षा जारी रखी और उसी में अपनी डिग्री हासिल की। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो आप ये बताइए, आपके रोल मॉडल कौन से सिंगर हैं? सबसे पहले तो आप बताइए, आप किसको ज्यादा पसंद करती हैं? देखिए, सिंगर में सभी में कुछ न कुछ खासियत होती है, सभी के अंदर जो खासियत होती है उनमें से कुछ न कुछ हमें अगर ढूंढने का ये है तो हम ढूंढ सकते हैं और अपने आप में आजमा भी सकते हैं। वैसे मुझे आशा जी हमेशा मुझे अच्छी लगती रही है। आशा जी के गाने मैं बहुत सुनती हूँ और मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तेजल जी, एक बात मैं जो जानना चाहूँगा आपसे, अभी कई सालों से लगभग टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि अभी के जो जितने भी हमारे जो युवा कलाकार हैं, उनको बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है या मिल भी रहा है, और रियलिटी शो भी हो रहे हैं टीवी पर, तो वहां पर उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आप उसको कैसा मानती हैं, जो रियलिटी शो जो चल रहे हैं? देखिए, रियलिटी शो चल रहे हैं वो तो अच्छी बात है। कहाँ से कलाकार आते हैं, अपनी कोशिश करते हैं गाने की, और बहुत सारे कलाकार उसमें भी आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो सुनती हूँ रियलिटी शो और मैं उससे भी मैं कुछ ना कुछ सीखती हूँ, कुछ नया जानने को मिलता है। और कुछ नहीं, बाकी चीजें छोड़ के बस गाना सुनना, ये तो है। कोई अलग अलग तरह के म्यूजिक में एक्सपेरिमेंट करता है तो हमें उसमें से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसलिए मैं तो रियलिटी शो सुनना पसंद करती हूँ और मैं सुनती भी हूँ रियलिटी शो। एक मेरा सवाल आपसे और है। बहुत से पुराने समय में, यानी कि मैं आ रहा हूँ आप 60s 70s यानी 40 से 70s और या 80 यानी 90 तक मैं आ जाता हूँ। चलिए, उस समय के जो लिरिक्स होते थे, गीत होते थे, उस समय की जो कंपोजिशन होती थी, वो आज भी याद की जाती है। लता जी, रफी साहब, आशा जी, जो आपके नाम भी, शमशाद बेगम, गीता दत्त। लेकिन आज कल की जो लिरिक्स आ रहे हैं, जो गीत आ रहे हैं, एक तो पुराने गानों के इन लोग रिमिक्स भी बना रहे हैं, है ना? ये तो बिल्कुल गलत बात है, सभी कहते हैं। लेकिन आज कल जो गाने आ रहे हैं, उनको आप कहाँ तक देखती है, किस उसमें देखती है, संदर्भ में देखती है? आजकल के गाने मैं थोड़े कम सुनती हूँ, लेकिन अच्छे होते हैं। आजकल के गाने में रिदमिक होते हैं, रिदम पे ज्यादा काम किया जाता है, म्यूजिक के हिसाब से ज्यादा उस पे काम किया जाता है। वर्ड ना हो लेकिन म्यूजिक अच्छा रहता है, और कुछ नहीं तो थिरकने के लिए तो सुनना अच्छा लगता है ना जी। रूपाली जी। अच्छा तेजल जी, मुझे बताइए, आप स्कूल में आपने जब शुरू किया, काफी छोटी उम्र में आपने शुरू किया म्यूजिक में, तो आप तभी गाना गाती थी, ओके?
फिर आप रिदमिस्ट बन गई, आप तबला प्लेयर भी रह चुकी है स्कूल के दिनों में। तो यहाँ पे कैसे मतलब आपका रुझान कैसे खींच लिया तबले ने आपको? मैं बचपन में बहुत ही छोटी थी, तब भी स्कूल में एक सर आते थे हमें तबला सिखाने के लिए, और उनके क्लास में मुझे स्कूल की दीदी है, उन्होंने मुझे बोला कि आप इस क्लास में जाओ और आप सीखो। तो उनसे जो मैंने सीखा, उसके बाद मैंने एक्चुअली तबला की एक ही एग्जाम दी है, लेकिन उसे सुन सुन के मुझे इतना अच्छा लगने लगा। मतलब उस टाइम उन्होंने सिर्फ मुझे बेसिक ही सिखाया था, जो सर मुझे बचपन में सिखा रहे थे, उन्होंने बेसिक कैसे बजाते हैं वही सिखाया था। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते और पूछते पूछते मैंने बहुत कुछ सीख लिया बड़ों से। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी ये तो क्योंकि आपकी रिदम की जो समझ है ना, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि आपने केवल एक ही परीक्षा दी है। अच्छा, मैंने उतना सीमित नहीं रखा अपने आप को। सही बात है। तो ताल तो आपका मतलब रिदम में तो आप बहुत ही अच्छी है। ये तो मैंने देखा भी है, आपको सुना भी है मैंने आपको तबला बजाते हुए। और आप बताइए, ये कई सारे सिंगरों की नकल आप करती हैं, जैसे शमशाद जी है, आशा जी है, गीता दत्त जी है। तो ये नकल करने की आदत, मतलब बचपन में आप बहुत शरारती रही होंगी, तो ये कैसा था? मतलब ये कैसे नकल करने की जो कला कहेंगे या आदत कहेंगे, या ये सब कैसे आप में आ गया? नहीं, मैं नकल तो नहीं करती किसी की आवाज की। उनकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, उनकी वॉइस की क्वालिटी मैं अपने अंदर समेट के गाना, ये मैं देखती हूँ कि मैं उनके वॉइस को अपनी वॉइस में से कैसे पेश करूँ, ये करती हूँ। अभी आप इसे नकल समझ लीजिए या और कुछ, ये मेरा प्रयास है छोटा सा। बिल्कुल लेकिन ये नकल तो नहीं है, मैंने उनके वॉइस को फॉलो करके अपने वॉइस में समा लिया, उनकी आवाज को। नहीं, हमें पता है ना, हमें ईर्ष्या होती, मतलब हम ये सोचते हैं कि कैसे आप पे सभी ये गीता जी, आशा जी, शमशाद जी, ये सब आप ही पे क्यों प्रसन्न है, क्योंकि ये आपके गले में जैसे विराजमान है, हमारे गले में नहीं है ना? इसीलिए आपको वो तो अभी ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ। इसीलिए मैं यही पूछना चाहती थी कि इसके लिए आप कोई खास रियाज वगैरह करती हैं? जी नहीं, मैं सुनती हूँ ज्यादा, और सुनने से जो समझ में आता है उसी को मैं फॉलो करती हूँ। हम सुनने के अलावा कुछ नहीं। हाँ, बोलो पहले बोलो आप। मतलब सुनने के अलावा मैं उनको इतना सुनती हूँ कि मैं उनकी आवाज अपनी वॉइस में समा सकूं और उसे पेश कर सकूं, इतना मैं सुनने की क्षमता रखती हूँ, और मैं सुनती भी हूँ और उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। हाँ, यानी कि आप तानसेन भी है और कानसेन भी है, दोनों है, आप दोनों है। तानसेन भी है और कानसेन भी है आप। ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो हम ये चाहेंगे, हमारे श्रोता बड़े उत्सुक होंगे, ये जो आप अभी बातें बता रही हैं सब कुछ, तो इस बात से श्रोता हमारे उत्सुक होंगे कि भाई तेजल जी कैसे इनको कर लेती हैं। तो हम कुछ आप लोग आपसे सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप किसको सुनाना चाहेंगे, किसकी आवाज में गीत सुनाना चाहेंगे? आज थोड़ा सा संगीतमय माहौल हो गया है हमारा। सबसे पहले मैं आशा भोसले जी का गाना सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है आपका। और इसमें ये खास बात है इस गाने में, वैसे ये गाना जो फिल्म से है, वो फिल्म बहुत पॉपुलर है, और उसका एक गाना जो बहुत पॉपुलर है लता दीदी का, लेकिन ये गाना भी उसी फिल्म का है, आशा जी का गाया हुआ। इसमें खास बात है, एक स्टैकेटो कहते हैं जिसे जी। और स्टैकेटो मतलब एक सुर से दूसरे सुर पे तुरंत हमें पहुंचना होता है, ना किसी उसके पहले या अगले सुर से
जुड़ के नहीं गाना है, तो मैं वो गाना थोड़ा सा पेश करना चाहूंगी। बिल्कुल। मतलब किसी सुर का आधार लेके हमें वो सुर नहीं लगाना है, तुरंत डायरेक्ट एक सुर से दूसरे सुर तक जाना है, और इसे स्टैकेटो कहते हैं। क्या बात है, ये मुझे नई जानकारी मिली है। छोटी सी पेशकश मेरी जी जी गाने जी की। जी। नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा, शौक नजर की बिजलियां। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। एकदम हो गए हम तो। वाह, क्या बात है। तो अब आप किसको सुनाना चाहेंगे, आप किनकी आवाज में एक और? अभी मैं किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो मुझे ये फरमाइश होती है कव्वाली की, और उस कव्वाली में मैं शमशाद बेगम जी का पार्ट गाती हूँ। क्या बात है। मेरे साथ मेरी को सिंगर होती है, वो लता जी का पार्ट गाती है। जी 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 जी। लेकिन अभी आपके सामने मैं दोनों की आवाज को पेश करना चाहूंगी, छोटा सा नमूना। जी जी जी। वाह। हाँ, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम ही देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम ही देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम ही देखेंगे, अजी हाँ हम ही देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम ही देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम ही देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम ही देखेंगे, अजी हाँ हम ही देखेंगे। और ये गाने में ये खास बात है कि मुझे कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर और सभी श्रोता वो बोलते हैं कि गाना सुनाने से पहले ये गाना तो होना ही चाहिए और वंस मोर होना ही चाहिए, पहले ही हम बोल देते हैं। ऐसे गाने वाले मतलब सुनने वाले इस तरह से कमेंट देते हैं, और यही मेरे लिए उनसे मिली हुई अच्छी दाद है, और कहते हैं उसे एक पुरस्कार की तरह ही है, लोगों का इतना प्यार। और ये गाना जैसे मैंने चालू किया, शोर और जोर से सभी शोर करने लगते हैं, जैसे तालियों से तो पूरा माहौल तालियों का शोर ही बहुत ज्यादा होता है। जी 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 जी। मतलब ये लग ही रहा है सुनने से कि आप बिल्कुल बहुत अच्छा, मतलब क्या बात है, ये तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। अगर इसको लता जी सुनेंगे तो ना जाने क्या कहेंगी। आज लता जी 97 ईयर्स ओल्ड है, और वो भी शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90 के करीब है वो। लेकिन अगर उनको कभी ये मौका मिले सुनेंगी तो क्या बिल्कुल बहुत तारीफ करेंगी आपकी। तो बहुत ही सुंदर आपने ये प्रस्तुति दी। आप गीता दत्त जी को भी गाती हैं? जी हाँ, मैं उनका भी गाना गाती। तो अब उनका भी हो जाए एक।
मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तो किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ रूपाली जी, अब आपकी बारी, आप पूछिए तेजल। हाँ जी। अच्छा तेजल बताइए, आप मतलब गुजराती होने के बावजूद भी स्टार्ट। तेजल जी आप बताइए, गुजराती होने के बावजूद भी आपको मराठी संगीत में, मराठी लोक संगीत में, लावणी में इतनी रुचि कैसे रही? पहले तो मैं मराठी गाने नहीं सुनती थी, फिर बाद में जब मुझे गाने का मौका मिला तब मैंने सुनना शुरू किया और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट गाने ऐसे मिले, उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अलग अलग टाइप के गाने हमारे गुरुजी ने मुझे देने की दिए। मतलब कोई आशा जी का गाना, कोई उषा जी का गाना, और उनमें से एक सिंगर है सुलोचना जी, सुलक्षणा पंडित जी, ऐसे अलग अलग नहीं, सुलोचना चौहान जी मराठी में गायिका है। अच्छा अच्छा। मुझे हर किस्म के गाने गवाए हैं मेरे गुरुजी ने, तो उनका भी थोड़ा सा एक हाथ है मुझे ऐसे मराठी गाने गाने की रुचि बढ़ाने में। जैसे मैं पहले गाती नहीं थी या सुनती भी नहीं थी इतना खास, लेकिन जब से मैंने शो चालू किया और उन्होंने मुझे अलग अलग तरह के गाने गाने का मौका दिया, तब से मेरा इंटरेस्ट गाने में बढ़ने लगा और मेरा ध्यान भी बढ़ता गया उस मराठी गाने में। तो आप हमें लावणी जाके सुनाएंगी? आप लावणी सुनाइए। नाव गाव कशाला पुसता, अहो मी आहे कोल्हापूरची, मला हो म्हणतात लवंगी मिरची, मला हो म्हणतात लवंगी मिरची, अहो नाव गाव कशाला पुसता, अहो मी आहे कोल्हापूरची, अहो मी आहे कोल्हापूरची, मला हो म्हणतात लवंगी मिरची, मला हो म्हणतात लवंगी मिरची। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। कविता जी, आप बात कुछ पूछना चाहेंगी तेजल जी से? देखिए बहुत से सवाल तो आप लोगों ने कर लिए। अच्छा तेजल जी, ये मुझे ये बताइए, अक्सर मैं लोगों से ये सवाल पूछती हूँ दृष्टिहीनता को लेकर के, कि ऐसे लोग जो दृष्टिबाधित हैं और उनमें भी कलाएं हैं, लेकिन ये कि कुछ लोग अंधेरे में हैं, यानी कि ये कि वो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? करना नहीं चाहते मतलब तेजल जी, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, या तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं या आगे नहीं बढ़ने देते हैं उनको, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए? अगर जी वो करना चाहें तो कैसे करें? हमको मिलते हैं ऐसे। हाँ बोलिए। देखिए, ये बहुत सारे इसमें टॉपिक आ जाते हैं। पहले तो बच्चों में अपने आप में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई कला का विकास हो रहा है और वो अपने अंदर की कला को जानने लगे और परिचित होने लगे हैं, तो उन्हें हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मुझ में ये बात है और मैं इसमें करना चाहती हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये अगर होता है
तो शायद वो आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई सपोर्टर होना चाहिए उनका। अगर पेरेंट्स नहीं करते हैं तो कोई भी जिससे वो सीख रहे हैं और जिनकी वजह से वो अपने अंदर की कला को पहचान सके हैं या परिचित हो चुके हैं, उनका तो सपोर्ट होना चाहिए उनको। तो शायद मुझे लगता है कि और भी कलाकार आगे आएंगे और अपनी कला का प्रदर्शन सारे दुनिया के सामने वो रख सकेंगे। क्या बात, ऐसा लगता है मुझे। हाँ तेजल जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो कि क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं भी यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में खासकर लड़कियों को लेकर मैं बहुत सजग हूँ, और वो भी हमारी जो VI दृष्टिबाधित बहनें या बेटियां हैं हमारी, जिनका हॉस्टल मैं भी यहाँ पे चलाता हूँ रायपुर में। तो यदि एक ऐसी फैमिली है, यानी कि मैं बोलता हूँ आपको, जो कि थोड़ी सी गरीब है, जिनके पास उनको आर्थिक तंगी है, यदि उनके घर में एक बेटी हो जाए और वो भी दृष्टिबाधित, तो आमतौर पर ये देखा गया है कि वो लोग बहुत मतलब वो ये बोलते हैं कि इनका कैसे लालन पालन होगा, इनका क्या किया जाएगा। और यहाँ तक कि मैं आज आपको बताऊं, मुझे थोड़ा सा दुख होता है इस बात का। मैंने एक ऐसी बच्ची को भी देखा था, उन्होंने ये कह दिया कि हम इसको फेंक देते हैं या बेच देते हैं। ये भी मुझे देखने में आया। ये बात आज से 30 साल पहले की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसी बच्ची को फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम इसको पढ़ाएंगे, ये इसको आप पढ़ाइए, उसके कुछ रिलेटिव ने कहा। लेकिन उस बच्ची ने आज, हालांकि वो बच्ची अभी है, लेकिन उसके साथ ये हो रहा है कि वो अब अपने भाई बहनों को पाल रही है। बताइए, तो ऐसे में एक घर में अगर दृष्टिबाधित बालिका जन्म ले ले तो क्या करना चाहिए उसको? मतलब पेरेंट्स से लड़ना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि बचपन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हालांकि एन प्रकार वो बड़ी तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि ये होता है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कि माँ जो होती है बच्चों की एक पहली गुरु होती है। यहाँ तक कि माँ जो होती है वो लड़कियों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए। जी, ये तो सबसे पहली बात तो ये है कि समाज में जो एक सोच बन गई है, अभी तो लड़कियां कई क्षेत्रों में आगे है और अपना परचम लहरा रही है। तो ये बात का अवेयरनेस अगर उनमें आता है पेरेंट्स में, तो अगर वो लड़की भी बड़ी होके पढ़ लिख के अगर वो अवेयरनेस ला सकती है, अगर घर में बता सकती है, तो क्योंकि लड़ झगड़ने से तो कुछ नहीं हो सकता। हमें अपनी बात शांति से और अच्छे से ही रखनी चाहिए। तो ये जो सोच का अभाव है, उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। और गांव में तो खैर सोच कुछ बहुत परंपरा और ट्रेडिशनल टाइप के ख्यालातों में लोग रहते हैं। तो अभी वो पूरे पुराने ख्यालात को छोड़ के अभी लड़कियां कौन से और कितने क्षेत्र में आगे है, इस बात का अवेयरनेस और इस बात की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचेगी अगर, तो शायद गांव के भी बेटियां आगे आएगी और शिक्षा में या अपनी कला में आगे बढ़ पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं तेजल जी, क्योंकि जैसे कि अभी लोग कहते हैं ना, नारी लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये वाला एक स्लोगन आया भी था। अब इसमें लोग कहाँ तक सफल हो रहे हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारी जो बालिकाएं हैं, उदाहरण के लिए मैं आपको ही ले लेता हूँ, क्योंकि आपने अपना परचम लहराया है। आपने साइटेड लोगों के साथ अपना परचम लहराया है, दृष्टिबाधितों के साथ नहीं, आपने साइटेड लोगों के साथ अपना परचम लहराया है। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हमने देखी है जो कि साइटेड लोगों के साथ काम कर रही हैं, है ना। तो ये एक हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज की बेटियां बहुत नाम कमा रही हैं, और बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा है, नाम अभी मैं किसी का नहीं लूंगा फिलहाल, लेकिन देखा जा रहा है। आपको भी मैंने बहुत सुना है, आपने भी हाँ, एक सवाल अब इसी से रिलेटेड मेरे मन में आ रहा है, जब आपको पहली बार जब कोई फर्स्ट प्राइज मिला था तो आपको कैसा लगा था? बहुत ही अच्छा लगा था, और मैं अपने प्राइज पाकर जैसे छोटे बच्चे जैसे खुश हो जाते वैसे ही मैं
खुश होती थी और मैं यही सोचती थी कि मैं ये प्राइज घर पे सबको दिखाऊंगी। और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो जाते थे मेरे प्राइज को देख के। और जैसे जैसे मुझे प्राइज मिलते गए वैसे मेरे घर में भी एक तरह का अवेयरनेस का हो या फिर मेरी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलता गया। आपको भी अच्छा सपोर्ट घर से मिल रहा है, यही तो परिणाम है। जो ही मैं एक बात अभी ये इस चीज से मतलब कनेक्टेड मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि सबको ये भी पता चले। आपके पिताजी भी ब्लाइंड है, ओके? तो हाँ, तो जब आप हुई, मतलब एक तो लड़की हुई और ऊपर से वो ब्लाइंड, ये जब आप ये तो बात की बात है, मतलब आपने जैसे कहा है अगले सवाल पिछले सवाल में तो कि हमें शांति से साबित करना चाहिए अपने आप को, तो हम पेरेंट्स का विश्वास जीत पाएंगे। तो ये तो आपने कर दिखाया, हमने देखा। बट जब आपके ब्लाइंडनेस के बारे में पता चला, एक तो लड़की हुई है और ब्लाइंड हुई है, तो कभी आपको किसी भी फैमिली मेंबर से ये सुनना पड़ा कि ये क्या करेगी बड़ी होके, और इसको तो सब हम ही को देखना पड़ेगा, और ये इस किस्म का कुछ आपके साथ में हुआ था? जी, शुरू में हुआ था कि ये किस तरह कर पाएगी या क्या कर पाएगी, लेकिन इतना भी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पापा भी ब्लाइंड है और वो जानते हैं। वो भी मतलब इंस्टीट्यूट से जुड़ के कुछ ट्रेनिंग उन्होंने भी ली थी थोड़ी बहुत, तो वो जानते हैं कि, और हमें बताया गया था कि इन लोगों की स्कूल होती है और ये स्कूल में पढ़ सकते हैं, ऐसा माहौल था घर में। तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई इस बात में कि, और वो तो शुरू में जैसे मेरी दादी थी वो सोचती थी कि सब कुछ अच्छा है, दिखता नहीं है, तो फिर ये कैसे सब कुछ करेगी, ये सब था मेरी दादी के मन में। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और घर में कुछ न कुछ मैं प्राइज लेके आने लगी, या फिर मेरे गाने से जो मेरा नाम बढ़ता गया, जो मुझे पहचान मिलने लगी, उससे वो भी थोड़ा अवेयर हो गई और सोचने लगी कि कुछ तो बात है। और उसने भी उसने अपनी तरफ से कुछ न कुछ मेरे लिए करने की बहुत कोशिश की है। क्या बात है, क्या बात है। कविता जी? जी हाँ, तो अब जो हमारी जो तेजल जी है बहुत ही अच्छी बातें बता रही है, इनके अनछुए पहलुओं को भी हम देख रहे हैं, साथ में अपने फैमिली के बारे में भी बता रही है। तो आपके पापा का सपोर्ट, आपकी मम्मी का सपोर्ट, आपकी दादी का सपोर्ट आपको सब मिल रहा है ना? तो कितना अच्छा लग रहा है ये जान के, है ना? और आप आगे तेजल जी आप क्या करना चाहती हैं और अभी आगे? और अभी आगे मैं संगीत में, वैसे मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ। जी 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 जी। और बस, और अभी लोगों का मनोरंजन मुझसे जितना भी हो सके अपने गाने से, यही मैं करना चाहूंगी। हाँ रूपाली जी, और आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतने सारे जो प्रोग्राम आपने किए हैं, तो उसमें आपको कौन सा प्रोग्राम आपका मतलब जिसे हम कहते हैं ना यादगार रहा, और किस लिए? यादगार तो सारे प्रोग्राम रहे हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ खास बात होती है। जी जी। लेकिन हमने बोरीवली में प्रोग्राम किया था प्रबोधनकार ठाकरे में, वहाँ पे सिंगर है बहुत बड़े साधना सरगम जी, वो मेहमान के तौर पे उनको बुलाया गया था। तो उनके सामने हमें गाने का मौका मिला। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें बड़े बड़े संगीतकार भी आए हैं सुनने के लिए हमारा प्रोग्राम और हमारे गाने। तो ऐसे सभी प्रोग्राम मेरे लिए तो यादगार ही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। हाँ रूपाली जी? तेजल जी, अभी हम आपके दो गाने जो बहुत पसंद किए जाते हैं, एक तो लता जी का अनुराधा फिल्म से
और एक तो तीसरी कसम फिल्म से जो आशा जी का गाना है, आप कौन सा हमें सुनवाना पसंद करेंगे? मैं अगर आपका हो तो दोनों, या आप आपका हो दोनों तो ही एक। सुनना चाहेंगे, हम दोनों ही सुनना तो चाहेंगे। चलेगा। सबसे पहले मैं लता जी का गाना है अनुराधा हाँ जी। फिल्म का, सावरे सावरे, हाँ जी। जो वो सुनाना चाहूंगी। सावरे सावरे जाओ सावरे सावरे, काहे मुझे करो जोरा जोरी, मैया न मरोड़ो मोरी, दूंगी दूंगी गारे हाथ जोरे, सावरे सावरे, संग न सहेले आए के अकेले, संग न सहेले आए के अकेले, अब न जाओ चाहे मोरी शाम, रुको न डगर मोरी हाँ, सावरे सावरे जाओ सावरे सावरे, काहे मुझसे करो जोरा जोरी, मैया न मरोड़ो मोरी, दूंगी दूंगी गारे हाथ जोरे, सावरे सावरे जाओ सावरे। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या आवाज में खनक है भाई। आप दूसरा गीत सुनाइए। पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होठ लाल लाल, हर हर मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छेद लाल लाल, पान खाए सैया हमारो, हमने मंगाए सुर में सानी, ले आया जालिम बनारस का गलढा, हमने मंगाए सुर में सानी, ले आया जालिम बनारस का गलढा, ओ अपनी ही दुनिया में खाया रहे वो, हमारे दिल की ना पूछे बिसेगा, पूछे बिसेगा, पान खाए सैया हमारो, होए होए सावली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छेद लाल लाल, पान खाए सैया हमारो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो तेजल जी, आज तो आपने बिल्कुल संगीत का माहौल यहाँ पे पूरा बना दिया। बहुत ही अच्छा शुक्रिया लगा, शुक्रिया। बहुत ही अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, आप गजलें भी गाती हैं? जी नहीं, मैं गजलें नहीं गाती? संगीत ज्यादा गाती हूँ। चलिए मैं आप, सुनती जरूर हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कभी लेकिन गाई नहीं। तो रूपाली जी, अब हम इस बातचीत को, क्योंकि हमारा समय भी समाप्त होने जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो हम तेजल जी के उज्जवल भविष्य की सबसे पहले तो कामना करें ईश्वर से। इनके कंठ में माँ सरस्वती का विराजमान हमेशा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। और हम आगे भी, हम अभी हमें कभी भी और भी मौका मिलेगा तो हम इनको जरूर बुलाएंगे, है ना। तो तेजल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई और अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अपने सभी श्रोताओं की ओर से, अपनी हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता देशमुख, मेरी को एंकर रूपाली जी और कविता जी, दोनों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सभी सुनने वालों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया।